Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and in this video we are covering the topic types of autopsy. Autopsy की definition and history of autopsy हमने previous video में already cover कर ली है, and in this video we are focusing on types of autopsy. ठीक है, अभी तक हमें ये पता लग चुका है कि what is autopsy. autopsy को हम postmortem या postmortem examination या necropsy भी बोलते हैं. Postmortem examination, it is a medical procedure to perform to examine the body of a deceased person टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ. देखो, दो ही रीज़न हो सकते हैं ऑटोप्सी परफॉर्म करने के. या तो ये पता लगाना व्हाट इज़ द रियल रीज़न, व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ डेथ, या फिर किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ की जो प्रोग्रेस रही है या किसी पर्टिकुलर बीमारी से अगर किसी पर्सन की डेथ हुई है तो वो किस तरीके से अफेक्ट करती है उस बॉडी को. इस चीज़ की स्टडी के लिए भी ऑटोप्सी करी जाती है. तो वी हैव टू ओनली रीजंस. ठीक है, द अप्रोच ऑफ द फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट या फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द डेथ इज डिफरेंट फ्रॉम दी हॉस्पिटल पैथोलॉजिस्ट. तो यहाँ पे दो डिस्टिंग्विशन किया गया है. एक हमने बोला फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट का अप्रोच डिफरेंट होगा और हॉस्पिटल पैथोलॉजिस्ट का अप्रोच डिफरेंट होगा. तो यहाँ पे हमने एक सेग्रीगेशन किया है और इसी के बेसिस पे हमने दो टाइप्स ऑफ अटॉप्सी भी क्रिएट करे. कौन कौन से होते हैं वो टाइप्स? वी हैव टू टाइप्स ऑफ अटॉप्सीज. पहला है फोरेंसिक अटॉप्सी या फिर जिसे हम कहते हैं मेडिको लीगल अटॉप्सी. दूसरा है क्लिनिकल अटॉप्सी या पैथोलॉजिकल अटॉप्सी. ठीक है, सो जो फोरेंसिक अटॉप्सी है, जो मेडिको लीगल अटॉप्सी है, वो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं. ठीक है, और जो क्लिनिकल और जो पैथोलॉजिकल अटॉप्सी है वो हॉस्पिटल पैथोलॉजिस्ट परफॉर्म करेंगे. अब इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंट है, एक एक करके समझते हैं. फोकसिंग ऑन फोरेंसिक और मेडिको लीगल अटॉप्सी. अच्छा, यहाँ पे मेडिको लीगल भी जो वर्ड है, इट इज रिलेटेड विद सम लीगल थिंग, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज फोरेंसिक अटॉप्सी. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है फोरेंसिक इज समथिंग दैट पर्टिकुलर साइंस विच इज रिलेटेड विथ लॉ, है ना. इसी वजह से मेडिको लीगल हो गया. अब इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ forensic autopsy या फिर medico legal autopsy? So forensic autopsies are conducted when the cause of death is suspicious और अनक्लियर. कब होती है फोरेंसिक अटॉप्सी या मेडिको लीगल अटॉप्सी? जब डेथ हो, सडन डेथ हो, सस्पिशियस डेथ हो, रीजन अनक्लियर हो, तब जाके फोरेंसिक अटॉप्सी होती है. दे आर ऑफन परफॉर्म्ड इन केसेस ऑफ होमिसाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, सुसाइड एंड एक्सीडेंटल डेथ, और व्हेन द डिजीज वाज नॉट अंडर मेडिकल केयर. ठीक है, अगर कोई पर्सन अच्छा खासा था, अच्छा भला था, कोई उसको बीमारी नहीं थी, कोई उसको इशू नहीं था, डिजीज डिसऑर्डर नहीं था, या सडनली अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो क्वेश्चनेबल होगी, है ना. जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो इस पर्सन की डेथ कैसे हो गई? तो ऐसी सिचुएशन में फोरेंसिक या मेडिको लीगल अटॉप्सी होती है. होमिसाइड के केस में ऑफ कोर्स होती है, सुसाइड के केस में भी होती है, आपको पता है, राइट. सुसाइड के केसेस में अटॉप्सी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, भले ही ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि पर्सन ने हैंग करके खुद को खुद को खुद को सुसाइड करा है, खुद को नुकसान पहुंचाया है, राइट. फिर भी अटॉप्सी होती ही है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है. एक्सीडेंटल डेथ के केसेस में भी होती है. पर आप देखोगे जब किसी पर्सन ने सुसाइड करा है तो अटॉप्सी होती है, पोस्टमार्टम होता है. या फिर अगर किसी पर्सन की डेथ होती है, ठीक है, किसी की हार्ट अटैक से डेथ होगी, तो क्या होगी? अटॉप्सी नहीं होगी. बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट उस पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है, उसको बहुत टाइम से हार्ट इशू चल रहा था, ही वॉज और शी वॉज एन ओल्ड लेडी और अ मैन. ठीक है, तो ये रीज़न यहाँ पे क्लियर हो जाता है. इस वजह से ऑटोप्सी नहीं होती, मेडिको लीगल ऑटोप्सी नहीं होती है. अगर फैमिली वाले फिर भी अगर इंसिस्ट करते हैं तो कराई जाती है, बट टेक्निकली नहीं होती है. ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है? फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट thoroughly examine the body and collect evidences. अब इसमें एविडेंस भी कलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि ब्लड, टिश्यू, फ्लूइड्स, एड इन लीगल इन्वेस्टिगेशन. क्यों? क्योंकि आपको जब एज ए एक्सपर्ट विटनेस कोर्ट जाना पड़ेगा तो आपको बताना पड़ेगा ना कि व्हाट इज़ द रियल रीज़न, आपने कौन कौन से एविडेंसेस कलेक्ट भी किए थे. दे डॉक्यूमेंट द इंजरी, आपको इंजरी भी डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी, सैम्पल कलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि उसके टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस करे जा सके, टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट उसकी हो सके. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट मे बी क्रूशियल इन क्रिमिनल और सिविल कोर्ट केसेस. ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केस हो, उसमें आपको एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. इसी वजह से डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है, एविडेंसेस आपको कलेक्ट करने हैं, और जो भी पॉसिबल टेस्ट होने हैं जैसे कि टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट, तो उसके लिए आपको विसरा भी प्रिजर्व करना पड़ेगा. Now, a forensic autopsy is a particular examination of a deceased person's body that is performed by forensic pathologist to determine the cause of death and manner of death.
कॉज ऑफ डेथ भी हमें पता करना होता है, मैनर ऑफ डेथ भी हमें पता करना होता है. इट इज़ अ क्रिटिकल procedure in legal investigation, particularly in cases where the circumstances surrounding the death are very suspicious, unclear, and involve some potential criminal activity. Here we have some important key aspects in the case of सस्पिशियस और अनक्लियर डेथ जिसमें फोरेंसिक ऑटोप्सी होती है. तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, व्हाई वी डॉक्यूमेंट इट, collecting evidences, toxicology test, trace evidences, expert testimony, and interaction with the law enforcement. Let's see one by one. Talking about objective, the primary goal of forensic autopsy is to gather evidence, है ना, that can aid in legal investigation. This may include cases of homicide, suicide, accidental deaths, and deaths in custody. ठीक है, deaths in custody मतलब अगर let's say XYZ person already पुलिस की कस्टडी में है या ऑलरेडी कहाँ है, वो ऑलरेडी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है, लेट्स से वो कोई कैदी है या कोई वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है ना, तो वो ऑलरेडी कस्टडी में है और वहाँ अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो भी क्या होती है, ऑटोप्सी होती है. Let's talk about legal significance. Forensic autopsies play a crucial role in legal proceedings. The findings can be used as evidence in criminal investigation in court cases, of course. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अटॉप्सी के रिपोर्ट्स कैसे आए हैं, राइट, व्हाट इज़ द रियल रीज़न, दैट्स वाई लीगल सिग्निफिकेंस इसकी बहुत ज़्यादा होती है. कोर्ट रूम में आपको बताना पड़ता है कि XYZ रीज़न की वजह से इस पर्सन की डेथ हुई, चाहे वो पॉइजनिंग हो, चाहे वो गन शॉट हो, चाहे वो कोई भी रीज़न हो सकता है. ठीक है, मैंने बताया होमिसाइड के केस का एग्जाम्पल, राइट. ऐसे ही XYZ n number of types हो सकते हैं. ओके, द फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट मे बी कॉल्ड अपॉन टू टेस्टिंग अबाउट देयर फाइंडिंग्स, और आपको कोर्ट में भी बुलाया जा सकता है एज एक्सपर्ट विटनेस टू टेस्टिफाई योर फाइंडिंग्स कि आपने किस तरीके से इस सब चीज़ों को डिस्कवर करा. टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन प्रोसेस, जो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होते हैं दे परफॉर्म अ कंप्रहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी दैट डॉक्यूमेंट द इंजरीज, वुंड्स एंड अदर फिजिकल एविडेंस विच कैन बी सीन. They may collect samples for toxicology testing to identify the presence of drugs, poison या फिर कोई भी other chemical substance in the body. Documentation is very important. Detailed documentation is very important and it is a key aspect in forensic autopsies. Pathologists record their observations, measurements, findings in a comprehensive report. The report may be including photographs, diagrams and illustrate injuries or relevant details. तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करनी है कि अगर कभी भी आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में अगर ये प्रोड्यूस करनी पड़ी तो आपके पास रहनी चाहिए. नाउ कलेक्टिंग एविडेंसेस. In addition of examining the body, forensic pathologists collect and preserve evidences such as clothing, such as personal effects, such as biological sample, body fluid, etc. These items can be crucial in linking the deceased to a particular location, person or a particular event. ठीक है, अब बात करेंगे टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग के लिए. टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग में बेसिकली आपकी बॉडी में ड्रग है या पॉइजन है या कोई भी केमिकल है तो पता लग जाता है. फोरेंसिक ऑटोप्सीज often involve analysis of bodily fluid such as blood and urine for the presence of drug, alcohol or other toxic substances. These informations can help establish whether substance played a role in person's death or not. ठीक है, अगर कोई पॉइजन है उसकी वजह से डेथ हुई तो वो पता लग जाएगा, या फिर डेथ के पहले अगर किसी पर्सन ने कोई सब्सटेंस अब्यूज़ करा है या ड्रग किया है या कोई नशे किए हैं तो ये सारी चीज़ें भी टॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग से पता चल जाती है. टॉकिंग अबाउट ट्रेस एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और नेग्लिजिबल होते हैं. The forensic pathologist may also examine the body for trace evidences such as fiber. Fiber is a trace evidence, hair is a trace evidence, and other materials such could provide additional clues about the circumstances surrounding the death is under the radar of that फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट. ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास कोई डेड बॉडी आई है ऑटोप्सी के लिए और उसकी बॉडी में लेट्स से आपको ग्रीन कलर के फाइबर्स मिल रहे हैं. ओके, हो सकता है कि उस बॉडी को किसी ग्रीन कलर के कारपेट पे रैप किया गया हो, है ना, तो यहाँ से आप उसको लिंक कर सकते हो. ये जो छोटे छोटे एविडेंसेस होते हैं बहुत ही इजीली नेग्लिजिबल होते हैं, बट इन एविडेंसेस को भी आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से देखना है. ये सारे एविडेंसेस ट्रेस एविडेंसेस कहलाते हैं. Now talking about expert testimony, the forensic pathologist who conduct the autopsy may be called upon to testify in the court
एज एन एक्सपर्ट विटनेस आपको बुलाया जा सकता है एज ए एक्सपर्ट विटनेस, क्योंकि जो आपकी मेडिकल फाइंडिंग्स है वहाँ पे जो जजेस होंगे, जो लॉयर्स होंगे, उनको समझ में नहीं आएगी। यू विल बी द ओनली पर्सन जिसको ये चीज़ समझ में आएगी, और आपने एक पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेशन ली है। सो यू विल बी द एक्सपर्ट पर्सन एंड यू कैन बी द एक्सपर्ट विटनेस, क्योंकि आपने वो पर्टिकुलर केस हैंडल करा है। लेट्स से आपने वो ऑटोप्सी करी है, आपने ऑटोप्सी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट बनाई है अगर उसकी, तो आपको ही एज अ एक्सपर्ट विटनेस बुलाया जाएगा, ताकि आप सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पे जजेस को और लॉयर्स को ये समझा सको कि ये फाइंडिंग्स का मतलब कैसे है और किस तरीके से ये फाइंडिंग्स आई है। दे प्रेजेंट they present their findings and interpretations to help the court understand the कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ। ठीक है, इनको बताना पड़ेगा लेमन लैंग्वेज में कि भाई ये ऐसे ऐसे अगर ऑब्जर्वेशंस होती है तो इसका रिजल्ट ये होता है, लाइक दैट। नाउ इंटरैक्टिंग विथ लॉ एनफोर्समेंट, द फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ऑफन कोलैबोरेट closely with law enforcement agencies providing insight that can guide investigations। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ भी हो सकती है सीबीआई हो सकती है एनआईए हो सकती है हमारी रीजनल पुलिस हो, राइट। तो ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होगी, उससे आपको क्लोजली एसोसिएशन रखना है एंड देन यू हैव टू गाइड देम एज वेल। दे we practice in crime scene examination and work with detective to build comprehensive understanding of the case। वो आपके पास आ सकते हैं, पूछ सकते हैं related to दैट पर्टिकुलर पीएम रिपोर्ट की इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, लेट्स से आपने जो देखा उसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। लेट्स मूव टू क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल अटॉप्सी। क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल अटॉप्सी को हम ध्यान से देखेंगे बिकॉज ये आपके लॉ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि आप किसी डिजीज़ को समझ सको। क्लिनिकल अटॉप्सीज आर परफॉर्म्ड टू अंडरस्टैंड द डिजीज प्रोसेस। ठीक है, कि लेट्स से XYZ डिजीज है, वो कैसे प्रोसेस हुई, क्या हार्मफुल इफेक्ट उसने क्रिएट करा बॉडी के अंदर, दैट लीड टू पर्सन डेथ, कैसे उस पर्सन की डेथ हो गई इस पर्टिकुलर डिजीज की वजह से। दीज अटॉप्सीज आर टिपिकली डन व्हेन द डिजीज वाज अंडर मेडिकल केयर। ये तभी ही करी जाती है जब जिस पर्सन की डेथ हुई है वो मेडिकल केयर में था, एंड फैमिली और मेडिकल प्रोफेशनल सीक इंसाइट इनटू द डिजीज प्रोग्रेशन और द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट, कि उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया वो कितनी इफेक्टिव थी, या जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है वो कैसा हुआ। सो आपको फैमिली से भी परमिशन चाहिए रहेगी, आपको आपके सीनियर से भी परमिशन चाहिए रहेगी टू परफॉर्म क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स टू आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट डिजीज, जो भी abnormalities है वो, एंड कंडीशंस दैट मे हैव बीन apparent ड्यूरिंग द पर्सनस लाइफ। ये सारी चीज़ें आपको भी डॉक्यूमेंट करनी है। क्यों डॉक्यूमेंट करनी है, ताकि आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब वो हर बार तो टॉप से करके चीज़ों की फाइंडिंग नहीं करेंगे ना, बट आपने कुछ चीज़ फाइंड करी है रिलेटेड टू सम XYZ डिजीज, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भी करनी है फॉर अदर पीपल ऑल्सो। दिस इंफॉर्मेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन। येस ऑफ कोर्स, ये आपके मेडिकल रिसर्च एजुकेशन में काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। The clinical autopsy, also known as pathological or medical autopsy, is a postmortem examination which is performed by a pathologist to investigate the underlying disease, conditions, and anatomical abnormalities that led to person's death. Unlike forensic autopsy, which are forced on legal investigations, clinical autopsies are conducted for medical and scientific purposes. So यहाँ पे भी we have some key aspects for a clinical autopsy। क्या क्या है वो, medical purpose की बात करेंगे, consent, education and training, disease confirmation, identification, quality assurance and medical care, research and scientific discovery, genetic study, postmortem imaging, documentation and reporting. Let's talk about medical purpose. So the primary goal of a clinical autopsy is to gain insight into the disease process and conditions that contribute to the person's death. Very simple. This information can be valuable for medical research, education and improving patient care। क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आपने कोई लेट्स से फाइंडिंग करी है रिलेटेड टू सम यूनिक डिसीज, तो अगर आपकी कोई फाइंडिंग है तो नेक्स्ट अगर वैसा ही कोई केस आता है तो यू कैन परफॉर्म
दी अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। अगर इससे आपको पता है कि आपके ट्रीटमेंट का कोई खास प्रोग्रेशन नहीं रहा, डिजीज़ ही ने ही प्रोग्रेस करा है और इसकी वजह से डेथ हो गई है, तो आप कोई दूसरा तरीका ढूंढोगे अपने दूसरे पेशेंट को बचाने के लिए, राइट। कंसेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो क्लिनिकल ऑटोप्सीज है, दे आर टिपिकली परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ द डिजीज पर्सनस फैमिली। आपको उनकी फैमिली से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम इस पर्सन की ऑटोप्सी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। In some cases, with the prior consent of the deceased person, autopsies can be performed. The family permission is very important to conduct the autopsy and to use information obtained for the research and educational purposes. Education and training. Now, clinical autopsies are essential for medical education and training. Medical student, resident, and pathologist in training often participate in and observe autopsies as a part of their educational curriculum, ठीक है। इनके आपके एजुकेशनल करिकुलम में ही ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। Right now, disease confirmation and identification. Now, pathologists examine organs, tissues, body fluids to identify and confirm the disease that may not have been diagnosed during the person's life. ऐसा हो सकता है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करा, टिश्यू को ऑब्जर्व करा, बॉडी फ्लूइड्स के एग्जामिनेशन आपने करे, तो हो सकता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में पता चले जो जब पर्सन जिंदा था तो आपको नहीं पता लगी थी। Now, this process can reveal undetected medical conditions and provide valuable information about disease progression, ताकि आप नेक्स्ट केस में पहले से ही ये याद रखो कि कौन कौन से एरिया में आपको एग्जामिनेशन करनी है ना। क्वालिटी assurance in medical care. Now, autopsies can serve as a quality assurance measure in medical care by understanding the accuracy of diagnosis, by the and by understanding of accuracy of diagnosis and treatment outcomes. Hospitals and healthcare providers can identify areas for the improvement in the patient care, ठीक है। इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, रिसर्च एंड साइंटिफिक डिस्कवरी, जो भी डाटा आपने कलेक्ट करा है फ्रॉम द क्लिनिकल ऑटोप्सीज दैट कंट्रीब्यूट टू मेडिकल रिसर्च, है ना। आपके बाद में भी जितने भी अगर रिलेटेड केसेस आए तो आप उनको हैंडल कर सकते हो। आपके सीनियर्स, जूनियर्स, आपके कलीग्स इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं टू मेक पीपल्स लाइफ बेटर। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड कैन हेल्प रिसर्चर्स understand disease pattern, discover new medical conditions, and improve diagnostic and treatment methods. Okay. Next, we have genetic study. In some cases, clinical autopsies may involve genetic studies to identify genetic factors that can contribute to disease, है ना। That is again very important. अगर genetics का involvement है तो next generation के लिए भी एक तरीके का खतरा रहता ही है। Now, this information is important to understand heredity conditions that may have implications for family members, ताकि वो आप उनकी हेल्प कर सको, फैमिली मेम्बर्स की ऑलरेडी हेल्प कर सको, right? Next, we have post-mortem imaging. Now, advances in medical technology have led to the incorporation of post-mortem imaging techniques such as CT scan and MRI in clinical autopsies. Now, these imaging methods can provide detailed anatomical information without नीड फॉर एक्सटेंसिव डायसेक्शन। आपको एक्सटेंसिव डायसेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक ओवरऑल आइडिया ज़रूर लग जाएगा अबाउट all the organs and other things. Now, documentation and reporting. Pathologists meticulously document. Pathologists meticulously document their findings that includes presence of tumors, infections, structural abnormalities, and other relevant information. A comprehensive autopsy report is then provided to the family and, if applicable, the medical professional involved in the deceased person's care. तो ये होता है all the important steps and important things related to your clinical autopsy or pathological autopsy. Right, in the next video we will study rules for medical legal autopsy, and let's end our video here. This was about the type of autopsies. We have two major types of autopsies. First one is forensic or medical legal autopsy, and the other one is clinical or pathological autopsies. I hope all the points are clear. This video is helpful. If this is helpful, don't forget to click the like button, share this video with your friends so they can also cover this topic. And thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.